साइंस जमात हफ्तुम सबक 17 रोशनी के असरात। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, रात में गाड़ी की लाइट की रोशनी की किरणें चीज़ों पर पड़ने से डैश और डैश साए नज़र आते हैं। पहले डैश में आएगा मुकम्मल, दूसरे डैश में आएगा नाकिस। बे, चाँद ग्रहण के वक्त डैश का साया डैश पर पड़ता है। पहले डैश में आएगा ज़मीन, दूसरे डैश में आएगा चाँद। जीम, सूरज ग्रहण के वक्त डैश का साया डैश पर पड़ता है। पहले डैश में आएगा चाँद, दूसरे डैश में आएगा ज़मीन। दाल, तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त डैश की वजह से आसमान में मुख्तलिफ रंगों का इम्तिजाज दिखाई देता है। इसमें जवाब होगा इंतशार। सवाल नंबर 2, वजूहात लिखिए। अलिफ, ज़मीन की फ़िज़ा के आगे खला सया दिखाई देता है। जवाब, ज़मीन की फ़िज़ाई कुरे के आगे खला होती है, इसलिए रोशनी की शुआओं के इंतशार होने के लिए कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए ज़मीन की फ़िज़ा के आगे खला सया दिखाई देता है। बे, हम छाँव में बैठकर पढ़ सकते हैं। जवाब, सूरज वसी मंबा नूर है जो ज़मीन से बहुत दूर वाक़ है। सूरज की रोशनी अपने रास्ते में किसी शय का साया ज़मीन पर बनाती है। ये साया मुकम्मल साया नहीं होता, लेकिन नाक़िस साया मौजूद होता है जो कि छाँव होता है। इस छाँव में पढ़ने के लिए काफ़ी मिक़दार में रोशनी मौजूद होती है, इसलिए हम छाँव में बैठकर पढ़ सकते हैं। जिम, खाली आँखों से सूरज ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जवाब, ज़मीन सूरज से ख़तरनाक बालाए बनफशी शुआएँ हासिल करती हैं। सूरज ग्रहण के वक्त रोशनी की शिद्दत में कमी होने के बावजूद बालाए बनफशी शुआएँ ज़मीन पर पहुँचती हैं। अगर हम खाली आँखों से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करें तो ये नुकसानदह शुआएँ हमारी आँखों में दाखिल होती हैं और हमारी नज़रों को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, इसलिए खाली आँखों से सूरज ग्रहण नहीं देखना चाहिए। सवाल नंबर 3, रोज़मर्रा ज़िंदगी से रोशनी के इंतशार की कुछ मिसालें दीजिए। जवाब, रोज़मर्रा ज़िंदगी से रोशनी के इंतशार की कुछ मिसालें दर्जा झेल हैं। नंबर 1, सिनेमा प्रोजेक्टर से पर्दे पर आने वाली रोशनी की शुआएँ। नंबर 2, चलती कार के हेडलैम्प से धुंध के दबीज़ गिलाफ से गुज़रने वाली रोशनी की शुआएँ। नंबर 3, गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख ज़ाहिर होता है। नंबर 4, आसमान नीला ज़ाहिर होता है। सवाल नंबर 4, हवा में खूब ऊंचाई पर उड़ने वाले परिंदों हवाई जहाज़ों के साए ज़मीन पर क्यों नहीं पड़ते। जवाब, सूरज एक वसी मंबा नूर है जो जसामत में ज़मीन से काफ़ी बड़ा है। जब कोई परिंदा सतह ज़मीन से कम ऊंचाई पर उड़ता है तो ज़मीन पर उसका मुकम्मल और नाक़िस साया बनने का इम्कान रहता है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर चले जाने पर उनका मुकम्मल साया छोटे से छोटा हो जाता है और आखिरकार गायब हो जाता है। इसके साथ साथ नाक़िस साया हल्के से हल्का होता जाता है और फिर वो भी गायब हो जाता है। इसलिए हवा में खूब ऊंचाई पर उड़ने वाले परिंदों हवाई जहाज़ों के साए ज़मीन पर नहीं पड़ते। सवाल नंबर 5, नुक्ते मंबा से नाक़िस साया क्यों हासिल नहीं होता। जवाब, नुक्ते मंबा नूर से निकलने वाली रोशनी का इंतशार नहीं होता। इस तरह नुक्ते मंबा के सामने रखे हुए जिस्म का सिर्फ गहरा साया पर्दे पर हासिल होता है, नाक़िस साया हासिल नहीं होता। सवाल नंबर 6, झैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, रोशनी का इंतशार किसे कहते हैं। जवाब, फ़िज़ा में मौजूद सालमात और गर्द के महीन ज़र्रात पर जब रोशनी की शुआ पड़ती है तो रोशनी बिखर जाती है, उसे रोशनी का इंतशार कहते हैं। बे, सिफर साया की हालत में क्या साया हकीकत में छुप जाता है। जवाब, सिफर साया के दिन दोपहर में सूरज बिल्कुल सर पर होता है, उस वक्त अपना साया ठीक पैरों पर पड़ता है। यह साया आँखों से नज़र ना आने पर ऐसा महसूस होता है कि साया बनाया ही नहीं है, लेकिन हाथ फैलाने पर उनका साया दिखाई देता है। जीम, कांच के बंद डब्बे में अगरबत्ती लगाकर लेज़र की शुआएं दाखिल करें तो क्या वो दिखाई देंगी। जवाब, लेज़र शुआओं को देखने के लिए उनका इंतशार होना
ضروری ہے، اس لیے ان شعاعوں کو مہین گرد کے ذرات سے ٹکرا کر ان کا انتشار کرانا چاہیے۔ کانچ کے بند ڈبے میں دھوئیں کے مہین ذرات بکھری ہوئی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان ذرات کی وجہ سے لیزر شعاعوں میں بھی انتشار ہوتا ہے، وہ ہماری آنکھوں میں جاتی ہے اور اس طرح وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 7، گفتگو کیجیے اور لکھیے۔ الف، اگر سورج طلوع نہ ہو تو اس عنوان پر اپنے الفاظ میں سائنسی معلومات پر مبنی مضمون لکھیے۔ جواب، اگر زمین کی سورج کے اطراف گردش بند ہو جائے تو سورج کے مخالف زمین کا ایک حصہ کبھی بھی سورج کے طرف نہیں ہوگا، اس لیے زمین کے اس حصے پر سورج طلوع کبھی بھی نہیں ہوگا، اس کے اثرات مندرجہ ذیل کے مطابق ہوں گے۔ نمبر 1، سورج کے مخالف زمین کا یہ حصہ کبھی بھی سورج کی روشنی حاصل نہیں کرے گا، یہاں ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا چھایا رہے گا۔ اس حصے کو منور کرنے کے لیے روشنی کے کچھ مصنوعی ذرائع کا لگاتار استعمال کرنا پڑے گا، اس کے لیے کثیر مقدار میں بجلی پیدا کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، مختلف مظاہر جیسے سورج گرہن، صفر سایہ، طیف، آسمان میں مختلف رنگوں پر مشتمل روشنی وغیرہ نظر نہیں آئیں گے۔ نمبر 3، سورج کی روشنی نہ ملنے کی صورت میں زمین کے اس حصے پر درجہ حرارت میں زبردست تخفیف ہوگی، وہاں پر مائع کی حالت میں موجود پانی منجمد ہو جائے گا۔ یہ حالات وہاں پر پائے جانے والے جانداروں کے لیے غیر موافق ہوں گے۔ نمبر 4، روشنی کی عدم موجودگی میں وہاں کے سبز نباتات شعاعی ترکیب کا عمل انجام نہیں دے سکیں گے، اس سے نباتات کی نمو پر غیر موافق اثرات رونما ہوں گے۔ نباتات پر انحصار کرنے والے جانوروں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اس کے نتیجے میں سبزی خور جانوروں پر انحصار کرنے والے گوشت خور جانداروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 5، سمندر کے پانی سے آبی بخارات پیدا کرنے کا عمل موقوف ہو جائے گا، اس وجہ سے بارش برسنے کا عمل رک جائے گا۔ بارش کے نہ ہونے سے زمین پر صاف اور تازہ پانی کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے تمام جانداروں کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جائے گی۔ نمبر 6، سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کا استعمال ممکن نہیں ہوگا۔ نمبر 7، سورج کے مقابل زمین کے اس حصے کے درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر کے پانی سے آبی بخارات بننے کا عمل بہت تیز ہو جائے گا۔ بادلوں میں بھی بخارات نہیں ہوں گے، بارش کا عمل رک جائے گا، جس کی وجہ سے زمین پر حیوانات اور نباتات معدوم ہو جائیں گے۔ ب، گہن سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کوشش کریں گے؟ جواب، ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ گہن قدرت کے مختلف افعال جیسے بارش، قوس قزح، موسم کی طرح ایک قدرتی مظاہر میں شامل ہے۔ لوگوں کو اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کا استعمال کریں گے، اس کے لیے ہم درجہ ذیل اقدامات کریں گے۔ نمبر 1، ہم مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک گہن سے متعلق سائنٹیفک معلومات مہیا کرائیں گے۔ نمبر 2، اگر مستقبل میں کسی گہن کے لگنے کا امکان ہو تو ہم اشتہارات کے ذریعے گہن سے متعلق لوگوں میں شعور یا آگاہی پیدا کر لیں گے۔ نمبر 3، ہم لوگوں کو خصوصی چشموں اور دوربین کے ذریعے گہن کا مشاہدہ کرنے کا مشورہ دیں گے۔ نمبر 4، کسی دور دراز مقام پر گہن کے مشاہدے کے لیے سیر کا اہتمام کریں گے۔ 5، سورج، چاند اور زمین کے ماڈل بنا کر لوگوں کو گہن لگنے کے عمل سے واقف کرائیں گے۔ نمبر 6، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ گہن کے دوران غذا استعمال کرنے سے صحت پر کسی قسم کا مضر اثر نہیں ہوتا۔ ج، مختلف گہن اور اس وقت کی حالت۔ جواب، نمبر 1، سورج گہن ایک خط مستقیم میں چاند، سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ اس کے کئی قسمیں ہیں۔ پہلا ہے مکمل سورج گہن۔ نمبر 1، اسے ہم زمین کے اس حصے کے اندر دیکھ سکتے ہیں جہاں چاند کا مکمل سایہ بنتا ہے۔ نمبر 2، سورج کا کورا چاند سے مکمل طور پر ڈھک جاتا ہے۔ نمبر 3، زمین کے جس حصے پر چاند کا سایہ پڑتا ہے وہاں مکمل اندھیرا پھیل جاتا ہے۔
नंबर 2 है जुज़वी सूरज ग्रहण। इसमें नंबर 1, उसे हम ज़मीन के उस हिस्से के अंदर देख सकते हैं जहां चाँद का नाकिस साया ज़मीन पर पड़ता है। नंबर 2, जब चाँद सूरज के कुरे को मुकम्मल तौर पर नहीं ढकता है तो जुज़वी सूरज ग्रहण होता है। नंबर 3 है हल्केदार या दायरे नुमा सूरज ग्रहण। पहला पॉइंट, सूरज ग्रहण ज़मीन के उस हिस्से पर नज़र आता है जहां चाँद के मुकम्मल साया का एक थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन पर पड़ता है। नंबर 2, सूरज के किनारे के हल्के को छोड़कर बाकी तमाम हिस्सा चाँद के साए के ज़रिए ढक लिया जाता है। नंबर 3, सूरज के किनारे का हल्का एक रोशनदार अंगूठी की तरह नज़र आता है। अब दूसरा है चाँद ग्रहण। एक ख़त मुस्तकीम में ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है। इस तरह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है। इसकी किस्में हैं। नंबर 1, मुकम्मल चाँद ग्रहण। इस हालत में ज़मीन के साए में पूरा चाँद आ जाता है। नंबर 2, जुज़वी चाँद ग्रहण। इस हालत में चाँद के कुछ हिस्से पर ज़मीन का साया पड़ता है। सवाल नंबर 8, फ़र्क वाज़े कीजिए। अलिफ, रोशनी का नुक्ते मंबा और वसी मंबा। इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। जवाब, पहले कॉलम में रोशनी का नुक्ते मंबा, दूसरे कॉलम में रोशनी का वसी मंबा। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, ये मंबा शक्ल के लिहाज से बहुत बारीक होता है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, ये मंबा शक्ल के लिहाज से वसी या बड़ा होता है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, इस मंबा से शय का सिर्फ एक ही साया मुकम्मल साया हासिल होता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, इस मंबा से शय के 2 साए मुकम्मल और नाकिस हासिल होते हैं। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, मिसाल दफ्ती के महीन सुराख से गुजरने वाली रोशनी। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, मिसाल सूरज, टॉर्च वगैरह। बे, मुकम्मल साया और नाकिस साया। इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। जवाब, पहले कॉलम में मुकम्मल साया, दूसरे कॉलम में नाकिस साया। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, मुकम्मल साया गहरा होता है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, नाकिस साया हल्का होता है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, नुक्ते मंबा और वसी मंबा नूर से मुकम्मल साया हासिल होता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, सिर्फ वसी मंबा नूर से नाकिस साया हासिल होता है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, मुकम्मल साया के हिस्से से मुकम्मल ग्रहण दिखाई देता है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, नाकिस साया के हिस्से से जुज़वी ग्रहण दिखाई देता है। इस तरह ये सबक मुकम्मल हुआ। इस तरह आगे की तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।